अभी तक बच्चों हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, ये हमारा 5th चैप्टर है जो हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। डेप्रिसिएशन में से कोई पूछे क्या होता है तो मैं कहूंगा एक तरह का खर्चा है एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण मतलब बच्चों क्या होता है कि जब हम बिजनेस में एसेट यूज करते हैं तो सारी एसेट लैंड तो है नहीं कि जिसकी लाइफ को हम इनफाइनाइट ईयर्स कह सके। तो एसेट की एक लाइफ है, किसी एसेट की लाइफ 5 साल है, किसी की 10, 15 जो भी ईयर्स आप मानो, तो उस ईयर में उस एसेट की यूजफुल लाइफ है, उसके बाद वो एसेट यूज होनी बंद हो जाएगी। तो आप कहते हो जो मैंने फर्स्ट टाइम एसेट परचेज की उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, प्रॉफिट से चार्ज नहीं किया, बैलेंस शीट में एसेट दिखाया, मान लो वो एसेट 50,000 की थी, लाइफ उसकी 5 ईयर्स है और 5 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू है 0। तो आप कहते हो कि हर साल मैं मानता हूं 10,000 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में अब आप एसेट को दिखाना चाहते हो 40,000, तो जो 10,000 एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। अभी जर्नल सब कुछ पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर ना कुछ चीजें बतानी है कि हमारा डेप्रीशिएशन लगाने का पर्पस क्या है, किस लिए डेप्रीशिएशन हम चार्ज करते हैं। देखो बच्चों हमारे अकाउंट्स में ना मैचिंग प्रिंसिपल चलता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक पीरियड की रेवेन्यू में से आप उस पीरियड के खर्चे घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपकी एसेट की वैल्यू इस साल जितनी डिक्रीज हुई है, अगर आप उसको प्रॉफिट निकालती बार लेस नहीं करेंगे तो वो आपका ट्रू प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अकाउंटिंग का काम बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करना है। अब एक एसेट आपने खरीदी थी आज से 5 साल पहले, वो थी उस टाइम पे 2 लाख रुपए की, 5 साल ही उसकी यूजफुल लाइफ थी, यूजफुल लाइफ ओवर हो गई, अभी भी आप एसेट को 2 लाख दिखाए बैठे हो, तो वो कहां से बच्चों ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हो गई। तो आप कहोगे फिर क्या करना चाहिए? हम कहेंगे जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको खर्चा भी मानो और एसेट में से घटाओ भी सही, और यही हमारी अकाउंटिंग में होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह क्या है, डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट भी कह सकते हो। डेप्रिसिएशन स्टैंड फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू normal wear and tear and their constant use। एक तो नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब होता है एसेट की अपनी लाइफ है, अगर मैं यूज नहीं भी करूंगा तो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यूज करने का कारण तो होगी ही होगी, तो उस कारण से जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मेरे से कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन, पहले बच्चों इवन मैं फैक्टर बताता हूँ फिर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। यहाँ हम 8 मेथड की बात करेंगे, जिसमें से अभी हमारे जो पार्ट ऑफ सिलेबस है वो 6 मेथड है, लेकिन मैं एक बार आपको सारे मेथड बता दूंगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं। लेकिन उस मेथड में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए फैक्टर कौन से यूज होते हैं पहले वो समझते हैं। तो फैक्टर्स determining the amount of depreciation। तो आपको ये चीज याद रख लेनी है बच्चों, आपने ना पहले +1 में 2 पढ़ रखे हैं मेथड, वो 2 तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा 6 और मेथड करेंगे, लेकिन जो भी मेथड लगाएंगे उसमें 3 फैक्टर यूज होते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए। कौन कौन से? फर्स्ट वन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट किसके लिए स्टैंड करती है, जिसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट भी कहते हैं। अगर जब भी कोई एसेट आप परचेज करते हो बच्चे, उसका यूज करने से पहले, उसको यूज में लाने से पहले उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होते हैं दैट ऑल बिकम पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, वो सब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट के पार्ट हो जाते हैं, तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। मैं यूं भी कह सकता हूं परचेज प्राइस ऑफ एसेट प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो खर्च किए हैं ऑन एसेट्स
बिफोर इट्स यूज, इसके यूज से पहले जो भी खर्चे किए हैं सब ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। सेकेंड वन, बच्चों एक्चुअल कॉस्ट तो आपने जो जेब से लगाई है वो है। अब आप एसेट की लाइफ मानते हो कि मेरी एसेट 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी, ये आपका जस्ट एस्टिमेट है, और उस टाइम पे कितने की बिकेगी ये भी एस्टिमेट है, तो इसको सेकंड बोलते हैं एस्टिमेटेड। आप स्क्रैप वैल्यू, आप रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, कुछ भी कह सकते हो जब एसेट आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। मैं बच्चों वर्ड यूज कर रहा हूं यूजफुल लाइफ। लाइफ और यूजफुल लाइफ में फर्क होता है। आप सोचेंगे क्या फर्क होता है? यूजफुल लाइफ का मतलब मेरे लिए जब तक वो काम की है। जो मेरे पास ना बच्चों प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर में ना आप उसकी लाइफ समझो, उसमें ना मेन लेंस होता है। तो उस पर्सन ने जब मेरे को ये लेंस सेल किया था ना, मतलब ये प्रोजेक्टर, तो उसने बोला था कि इसकी लाइफ 1000 आवर्स है। तो बच्चों मान लो 1000 आवर्स के बाद इसका लेंस धुंधला हो गया जैसे उसने कहा था, तो मेरे पास प्रोजेक्टर तो है लेकिन अब वो काम का नहीं है। या तो मेरे को इसमें चेंज कराना पड़ेगा लेंस वगैरह जो भी है, या फिर नया परचेस करना पड़ेगा। तो उसकी लाइफ तो है, अभी चीज तो है मेरे पास, लेकिन यूजफुल लाइफ ओवर हो चुकी है, मतलब मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एसेट तो है। तो हमें यूजफुल लाइफ में इंटरेस्ट होता है, लाइफ में नहीं। आपने ध्यान रखना है, आप देखना बहुत सारी शॉप पर जिनका फैक्ट्री जैसा काम होता है, मशीनें पड़ी होती हैं। अब मशीनें आप पूछेंगे, वो कहते हैं अब ये नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? वो कहते हैं बस अपग्रेड कर दी थी, नई लगा दी थी, तो ऐसे ही पड़ी है। तो वो उसकी यूजफुल लाइफ बची ही नहीं है, क्योंकि वो काम की नहीं है उसके लिए, लेकिन उसकी लाइफ तो है, एसेट तो पड़ी है, कोई खत्म थोड़ा हो गई है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि हमारे को यूजफुल लाइफ में इंटरेस्ट होता है। और तीसरे नंबर पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मैं अभी आपको प्रूव कराता हूं बच्चों मेथड से पहले। मेरे से कोई पूछे कि कितना अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन लगेगा, मैं कहूंगा आप सबसे पहले डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालो। बच्चों यहां जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है ना, उसका मतलब है टोटल डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ। मैं एक ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं यहां टोटल यूजफुल लाइफ के दौरान की बात कर रहा हूं। तो आप कहोगे ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब होता है बच्चों उसकी पूरी यूजफुल लाइफ के दौरान जो टोटल डेप्रीशिएशन लगना है। डेप्रीशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम जो फर्नीचर है ना उसको खरीदा है 2 लाख का, और 5 साल हमने एस्टिमेट की उसकी यूजफुल लाइफ, और 5 ईयर आफ्टर हमने एस्टिमेट किया कि 20,000 रुपए का ये पुराना बिक जाएगा। तो 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000 इज कॉल्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट, जो टोटल डेप्रीशिएशन है। अब मेथड पे डिपेंड करता है कि वो 180 आप किस वे में लगाना चाहते हो। तो पहले आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। फिर मेथड से डिपेंड करता है, जैसे 180 आ गया 5 साल का डेप्रिसिएशन, आप कहते हो मैंने तो इक्वली चार्ज करना है। तो अगर इक्वली चार्ज करना है तो आप 1,80,000 को 5 से डिवाइड कर दो। आप कहते हो नहीं मेरे को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, तो बच्चों अभी उसका भी फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन फैक्टर तो ये 3 ही यूज होंगे। अब बच्चों मुझे इससे आगे आपको ये बताना है कि हम ये जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकाल रहे हैं इसका एक्यूरेट होना भी जरूरी है। क्यों एक्यूरेट होना जरूरी है? आप ये देखना बच्चों कि इसका यूज कहां कहां होता है। अगर किसी ने गलत डेप्रीशिएशन निकाल दिया तो उसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा। मतलब हम डेप्रीशिएशन क्यों कंप्यूट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रीशिएशन, पहला टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आप डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो आपको अपने बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता लग सकती। आप एक नॉर्मल सी बात समझो बच्चों, एक पर्सन ना मशीन खरीद कर लाया, आप मेरी बात को आराम से सुनना। वो मशीन है उसकी 20 लाख रुपीस की, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूजफुल लाइफ सिर्फ 3 इयर्स है, क्योंकि जो उसकी दुकान पर यूज होना है 3 साल कहता है इसकी यूजफुल लाइफ है। कहते हैं 3 साल बाद मेरी ये कबाड़ में सेल होगी
और उस टाइम पे कबाड़ में बिकेगी, वो कहता है 20,000 की। तो मैंने कहा 20 लाख में से 20,000 गए, 19,80,000 टोटल डेप्रीशिएशन का अमाउंट है। अब मेरे से को वो कहता है कि मुझे ये इक्वली चार्ज करना है। तो अगर मैं 19,80,000 को 3 से डिवाइड करता हूं बच्चों, तो 6,60,000 आता है। ये आपका एनुअल डेप्रीशिएशन हो गया। अब मान लो बच्चों, वो जिस तरह का काम कर रहा है उसकी सेल हुई है डेप्रीशिएशन चार्ज करने से पहले 9 लाख, और उसके जो खर्चे हैं, कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, वो बच्चों मैं मान रहा हूं कि 3 लाख रुपए। अभी वो मान लेता हूं डेप्रीशिएशन को नहीं जानता, वो तो उसको जब हमने बताया तो वो कह रहा है ऐसे चार्ज करना, तो वो तो ऐसे खुश था कि 6 लाख रुपए मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहता है 9 लाख रुपए की सेल हो रही है और मेरी कॉस्ट ईयर की आ रही है 3 लाख। लेकिन जब वो इस डेप्रीशिएशन को कंसीडर करेगा तो उसको ये पता लगा कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि मुझे लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एसेट क्या भी हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। जब हम लोग बच्चों डेप्रीशिएशन के अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा ट्रू प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बिजनेस में नुकसान इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि हमें डेप्रीशिएशन को भी कंसीडर करना है। एसेट खरीदी है वो भी तो कंसीडर करना है कि आपको 5 साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालती बार डेप्रीशिएशन का चार्ज करना जरूरी है और इन 3 फैक्टर के ऊपर बेस होकर ही आएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा टू असर्टेन, ये ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा हूं बच्चों, 4 ही ऑब्जेक्टिव लिखूंगा मैं जो मेन होते हैं। आपको ये इसलिए पढ़ना है बच्चों क्योंकि 4 मार्क्स में ना थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे को इस तरह से थ्योरी याद होनी चाहिए कि वो उसको बार बार ऐसे रटने की जरूरत नहीं, उसको रीजन पता है कि हम क्यों निकालते हैं डेप्रीशिएशन। तो पहला रीजन क्या है, टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ओ बिजनेस। जब तक आप डेप्रीशिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक बच्चों आप समझो कि आपके बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको नहीं पता लगेगा। ऐसे बताता हूं बच्चों, एक पर्सन का ना फोटो स्टूडियो है, उस पर्सन ने कैमरा परचेज किया 3 लाख रुपए का। टेक्नोलॉजी वाली चीज है, आप समझो कि उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा नहीं होती। बच्चों फिजिकल लाइफ और यूजफुल लाइफ में अंतर हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं। जैसे मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं तो बच्चों जो मेरे पास 3G फोन था, 4G आने, अब जैसे 5G अभी आएगा तो 4G वाला आपकी फिजिकल लाइफ तो है लेकिन आपको पता है कि अब जब 5G आ गया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, उसकी यूजफुल लाइफ ओवर हो जाएगी। तो उस कैमरा वाले पर्सन ने स्टूडियो खोल रखा है उसने, और उसने ना आगे कैमरा एक तरह से उसके पास बुकिंग आती है और वो आगे पर्सन भेजता है अपने कैमरा के साथ। तो वो उसने इस तरह का सिस्टम कर रखा है कि वो जैसे मान लो सामने वाले से ले रहा है उस बुकिंग के लिए 20,000 रुपए, तो जिस पर्सन को आगे कॉन्ट्रैक्ट देता है वो सारा कुछ उस पर्सन ने करके देना है, बस कैमरा इसका है और बुकिंग इसके पास आई है। तो ये ले रहा है उसमें से 15,000 रुपए उसको देता है, 5,000 बच रहे। ये सोच रहा है कि मुझे अच्छी खासी बचत है। इसके पास साल की बुकिंग आती है बच्चों SC40, तो इसके 2 लाख रुपए बचे। ये सोच रहा है कि 2 लाख का 2 लाख मेरा प्रॉफिट है, जबकि बच्चों इसने जो वो 3 लाख रुपए का कैमरा परचेज कर रखा है ना, जब तक ये उसका डेप्रीशिएशन कंसीडर नहीं करेगा तब तक इसका ट्रू प्रॉफिट नहीं आएगा। ट्रू प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है कि आप ये भी कंसीडर करो कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं किया तो उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे, अब बच्चों मान लो मैंने जो भी मेरे बिजनेस में एसेट्स हैं उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे बैलेंस शीट में दिखा रखा है। मैं कहता हूं कि ये तो मैंने इतने की परचेज की थी, तो क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन सही है? नहीं है। उसकी आज की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए डेप्रीशिएशन घटने के बाद, तभी वो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा। तो दूसरे नंबर पे टू असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन
ऑफ बिजनेस। जरूरी है ना बच्चों इसके लिए। कई जगह पर पता है क्या होता है बच्चों, डेप्रीशिएशन को जरूरी होता है कि हम उसको पर यूनिट पे कंप्यूट करें, ताकि हम पहले अंदाजा लगाएं कि हमारे को उस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में भी डेप्रीशिएशन का प्रॉपर यूज होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसको कंसीडर नहीं करेगा तो नुकसान में आएगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, एक मशीन है, उसकी यूजफुल लाइफ ना ईयर्स में नहीं है बल्कि यूनिट्स में। उससे आप बना सकते हो 1 लाख यूनिट्स। जैसे मैं आपको कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पर लाइफ आपको ईयर्स में नहीं मिलेगी, उसकी लाइफ क्या होगी, इन यूनिट्स में होगी। जैसे आप व्हीकल परचेस करो, आप उससे पूछो कि व्हीकल की यूजफुल लाइफ कितनी है, वो कहेगा 50,000 किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। वो आपको ईयर्स में तो बता ही नहीं रहा। अब हम घर के लिए कार परचेस करते हैं तो उसकी यूजफुल लाइफ ईयर्स में ज्यादा होती है, और टैक्सी वाले के केस में कम। क्यों टैक्सी वाले की? क्योंकि उसने चलानी ज्यादा है और हमने चलानी कम है। और एक्चुअल में व्हीकल की लाइफ है किस में? किलोमीटर्स में है। तो वहां पर आपको जहां उसका लिंक यूनिट से हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालती बार इसको भी कंसीडर करना चाहिए। देखो मैं ना आपको ऐसे बताता हूं, मैं ना एक कार बुक करने गया बच्चों, ऑफ सीजन का टाइम है। वो पर्सन जो कार किराए पर देता है, वो पर्सन ने कहा कि आपको कार के लिए मेरे को देने पड़ेंगे 10 रुपए पर किलोमीटर। मैं नेगोशिएशन करने लगा क्योंकि वहां बहुत सारे और भी हैं कार वाले, तो मैंने उससे कहा कि नहीं मैं इतने रुपए नहीं दूंगा। वो सामने वाला पर्सन तो 8 रुपए कह रहा है। अब 8 रुपए पर किलोमीटर तो उसका पेट्रोल का खर्चा है, क्योंकि ड्राइवर के मैंने कहा मैं अलग पे कर दूंगा। अब वो पर्सन ने सोचा कि 8 रुपए पर किलोमीटर है, 8 रुपए पर किलोमीटर ये दे रहा है तो मुझे क्या बचेगा। तो उसने कहा चलो आप मेरे को 8.5 रुपए पर किलोमीटर दे देना। तो बच्चों क्या उसने 8 रुपए जो उसका पेट्रोल का खर्चा पड़ रहा है कार का पर किलोमीटर का, और मेरे से 8.5 रुपए ले रहा है, उसने सही डिसीजन लिया है? नहीं, उसने कार के डेप्रीशिएशन को तो कंसीडर ही नहीं किया। अब मैं जहां पर जा रहा हूं कार आएगी जाएगी तो कार भी तो डेप्रीशिएट होगी। तो इसका मतलब डेप्रीशिएशन का यूज किसके लिए भी होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में। हम जब आगे इंटर में जाएंगे ना बच्चों तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें ना कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? बिजनेस बड़ा है, आपको पता है 5-5 10-10 पैसे का ही डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और उनकी कॉस्ट की, लेकिन यूनिट करोड़ों में बिकती है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। तो वहां पर अगर थोड़ी कॉस्ट गलत एस्टिमेट हो जाए तो नुकसान का अमाउंट भी बड़ा ही होता है, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो यूं कहते हैं कि आप डेप्रीशिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे, वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर कंसीडर होना चाहिए। तो अब तीसरी चीज आप क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में? ये आप टू असर्टेन का मतलब कैलकुलेट होता है बच्चों, चाहे आप टू कैलकुलेट लिख देना। टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना चाहते हैं, इसकी जगह एग्जैक्ट लिख देता हूं बच्चों। आप एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डेप्रीशिएशन को कंप्यूट करना जरूरी है। और लास्ट बच्चों, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं बच्चों, मतलब सीधी सीधी बात, कि मान लो एक पर्सन ने 6 लाख रुपए टोटल डेप्रीशिएशन लगाना था 3 साल में, और उसने 2-2 लाख रुपए करके प्रॉफिट में से वो 2 लाख रुपए घटाए, तो वो 2 लाख जा कहां रहे हैं? क्योंकि वो किसी को देने तो पड़ते ही नहीं है। आप डेप्रीशिएशन लगाते हो, P&L के डेबिट में लिखते हो, आप डेप्रीशिएशन की एंट्री करते हो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। आपने बच्चों डेप्रीशिएशन को घटा दिया प्रॉफिट निकालती बार, घटा दिया एसेट में से, वो 2 लाख गए कहां? आप ये बताओ कि वो कहां है 2 लाख रुपए जो हमने प्रॉफिट में से घटा दिए, एसेट में से घटा दिए, वो गए कहां? वो हमारे पास हैं। हम प्रॉफिट के अलावा डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी लिए बैठे हैं। अगर मेरे पास प्रॉफिट 1 लाख रुपए है बच्चों और मैंने 2 लाख डेप्रीशिएशन भी चार्ज किया है तो मेरा कैश इनफ्लो हुआ होगा 3 लाख। मेरे पास कितने रुपीस होंगे? 3 लाख। 1 लाख तो मेरा प्रॉफिट है डेप्रीशिएशन घटाने के बाद, और 2 लाख मेरे पास कौन सा कैश आया है? डेप्रीशिएशन का। बिजनेसमैन को ये समझना पड़ता है,
और अगर वो एक्चुअल में रैशनल होगा, समझदार होगा, तो उस 2 लाख को वो सेपरेट भी रख देगा, क्योंकि उसको पता है 3 साल बाद फिर मुझे एसेट परचेज करनी है और उस टाइम पे फिर मुझे 6 लाख चाहिए। तो बच्चों आप समझो ना, वो 6 लाख आएंगे कहां से? जोड़ेंगे तभी तो आएंगे ना। तो हम लोग जनरली क्या बनाते हैं? फंड बनाते हैं। किस लिए? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। और उसके लिए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना जरूरी है, क्योंकि उस डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट से ही तो आप फंड बनाएंगे ना। आप लिख देंगे मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, उसमें वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट वाले ट्रांसफर करेंगे। किस कौन से? डेप्रिसिएशन वाले। आप कहेंगे कि ये मैं अलग रख रहा हूं। समझ गए बात? तो लास्ट वन इज टू एक्यूमुलेट। आपने ना बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, तो आप याद करो जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, टैक्स तो नीचे लेस कर देते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप ऐड करते थे डेप्रीशिएशन। किस लिए ऐड करते थे? क्योंकि वो आपका कैश इनफ्लो है, आया है बिजनेस में। टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन। क्योंकि अगर आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आप पहले इवन हेडिंग बना सकते हैं, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, और उसके आगे, नहीं तो 4 लाइन में लिखेंगे, बस ये चीज है ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने फैक्टर पढ़ लिए बच्चों जो यूज होते हैं, जिनके थ्रू डेप्रीशिएशन कंप्यूट होता है। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। अब मैं पढ़ा रहा हूं मेथड्स। तो बच्चों हम जो सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, जब मैं अभी जैसे मैं आपको मेथड्स पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं जब पहले मेथड की बात करूंगा, मैं किसी और मेथड की बात नहीं कर रहा हूंगा। मतलब मेरे को काम ही नहीं है कि इसकी लिमिटेशन बताऊं कि इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। वो कब बताऊंगा? जब सेकंड मेथड बताऊंगा, तो बताऊंगा कि इस मेथड में क्या कमी थी कि जो दूसरा मेथड एग्जिस्टेंस में आया। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, तो उसमें बच्चों हमारा जो सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर आप इसको कहेंगे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी आपको समझ आएगा बच्चों कि इसको इन नामों से क्यों बोला जाता है। मैंने अभी आपसे कहा था बच्चों कि मान लो 2 लाख रुपए का फर्नीचर, 20,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू, तो मतलब आपको 5 साल में टोटल डेप्रिसिएशन लगाना है 1,80,000। आप उसको कहते हो मैं इक्वली लगाना चाहता हूं। मैंने पूछा लॉजिक, इक्वली लगाने का क्या लॉजिक है? आपने कहा इक्वल बर्डन आए। जब सेकंड मेथड पढ़ेंगे ना तो इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, भाई इसका क्या लिमिटेशन रहेगी। लेकिन एक बात तो सही भी है बच्चों, जब ये मेथड डेवलप हुआ कि वो चाहता है कि अगर एसेट की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है तो उसकी बर्डन 5 साल में बराबर आनी चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि इक्वल आए। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए कह रहे हैं कि मेरे से आपने कहा कि आप एक बार इसको ग्राफिकली शो करो कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, मैं कहूंगा एक सीधी लाइन लगा दे, हर साल बराबर आना है, इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब लास्ट वन की इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं, तो अभी आप समझना बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। पहले मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये सिर्फ आपको उस क्वेश्चन में डेप्रीशिएबल अमाउंट बच्चों कंप्यूट करना पड़ेगा जिस क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा होगा। आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से जब क्वेश्चन करवाएगा तो उसमें 2 वे में क्वेश्चन बताएगा। वो कहेगा कि एसेट परचेज की प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो मतलब उसने ओरिजिनल कॉस्ट बता दी। वो बता देगा कि एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, वो बता देगा 10 साल बाद इससे इतने रुपए स्क्रैप वैल्यू आएगी। तो उसने आपको एक वे दे दिया किधर जाने का, एनुअल डेप्रीशिएशन की तरफ। और दूसरा है वो कहेगा चार्ज डेप्रीशिएशन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, कि आप 10% से लगाओ। तो मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं। उसके लिए पहले आप ये समझो डेप्रीशिएबल अमाउंट का क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। अब बच्चों सुनना ध्यान से आप, मैंने यहां 2 लाख एक बार अपने वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, -20,000, 1,80,000 कहा डेप्रीशिएबल अमाउंट है। अब मैं आ गया यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ
वो हमने मानी है एक बार बच्चों 5 इयर्स कि 2 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया, 5 साल हमने एस्टिमेट किया कि इसकी लाइफ है और 5 साल बाद 20,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो बच्चों अब हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, एनुअल डेप्रीशिएशन। मेरे से कोई पूछे एनुअल डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला, अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये थियोरेटिकली हम कहीं नहीं पढ़ते कि एनुअल डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला, ये जैसे अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी में बच्चा याद रख लेता है डेप्रीशिएबल अमाउंट, क्योंकि मान लो आपसे फ्यूचर में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनुअल डेप्रीशिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड कैन बी कंप्यूट बाय डिवाइडिंग डेप्रीशिएबल अमाउंट विद इट्स यूजफुल लाइफ, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये है, तो डिवाइड में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये बच्चों हमने फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया। आप ये समझो कि 180 को आपने 5 इयर्स में चार्ज करना है इक्वली, तो हर साल का डेप्रीशिएशन कितना आ गया 36,000। तो ये पहला वे है एनुअल डेप्रीशिएशन कंप्यूट करने का। ये तब यूज करोगे जब रेट नहीं दे रखा होगा। तो बच्चों क्वेश्चन ये पहला आ जाता है कि वो रेट आता ही कहां से है, कि जो मैं 10% बोल रहा हूं तो किसी ना किसी कोई, आप ये समझो कि बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंदाजे ऐसे ही लगा देते हैं कि 10 लगा लो 15 लगा लो, नहीं, उसके पीछे लॉजिक होता है। तो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, डेप्रीशिएबल अमाउंट के बेसिस पर एनुअल डेप्रीशिएशन निकल आया। अब आप में से सिर्फ इतना पूछते हो कि ईयरली डेप्रीशिएशन कितने % लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे 2 लाख के ऊपर, क्योंकि हर साल बराबर लग रहा है। तो अब मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, एनुअल डेप्रीशिएशन को बच्चों आप डिवाइड कर दो ओरिजिनल कॉस्ट से, ताकि हम उसको परसेंटेज के तौर पर दिखा सके, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 लिखते हैं। जैसे अब आपका 36,000 एनुअल डेप्रीशिएशन है 2 लाख के ऊपर, तो मेरे से कोई पूछे कितने %, मैं कहूंगा 18%। ये यूं कैलकुलेट होता है। अब इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में रेट दे रखा है 18% और 2 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है हर साल किसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा, 2 लाख का 18%। तो जो रेट होता है ना वो हमेशा किस पे कंप्यूट हुआ होता है इस मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट पे। जैसे अगर मान लो मैं आपको कहूं 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रीशिएशन लगाना है, तो आप ईयरली कितना कहोगे, 1 लाख रुपए की मशीन है, 10% से आपको डेप्रीशिएशन लगाना है ईयरली ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, तो आप कहोगे सर 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। तो आपने किसके ऊपर कंप्यूट किया, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब मैं बच्चों आपको एक बार 18% मैं तो सीधा भी निकाल सकता था, आपको ऐसे बताता हूं। मैंने कहा एसेट 2 लाख की, स्क्रैप वैल्यू 20,000, 20,000 ना 2 लाख का 10% होता है। तो अगर मैं 2 लाख को 100 मान लूं कि एक एसेट 100 है, उसमें से 10% उसकी 5 साल बाद होगी स्क्रैप वैल्यू, तो आप कहोगे इसका मतलब एसेट की 90% वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाएगी 5 साल में। तो ईयरली कितनी होगी, आप कहोगे सर 90 को 5 से डिवाइड कर दो 18%। हम इतने लॉन्ग रूट के थ्रू आए हैं, उसका शॉर्टकट है, लेकिन हमें करना है, सही पड़ेगा आपको। अब ये कुछ टर्म्स याद रखनी है। डेप्रीशिएबल अमाउंट किसको बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहता, जब वो पूछते हैं ना व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीशिएबल अमाउंट, वो आंसर ही नहीं दे पाता। डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट estimated scrap value of asset from original cost of asset, then we get depreciable amount. It means total amount of depreciation. इसका मतलब क्या है, total amount of depreciation which will be charged on asset during its useful life. इसकी useful life में जो total depreciation charge किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, depreciable amount. दूसरे नंबर पे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से कोई पूछे एनुअल डेप्रीशिएशन कैसे कंप्यूट होता है, तो आप कहेंगे उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और लास्ट वन उसके बाद आपको रेट कंप्यूट करना है, तो ये रेट कंप्यूट करने का है। मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको जर्नल भी सिखाऊंगा, फॉर्मेट भी सिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ताकि आप हर चीज पहले से ही जानते हैं कि हमने उसके अंदर करना क्या है। आपको ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं, तो उसमें 2 ही तो चीजें होती है ना, रिकॉर्डिंग
और लेजर एक तरह से पोस्टिंग। तो हम पहले रिकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि जर्नल कैसे होती है और फिर हम सीख लेंगे कि उसका अकाउंट कैसे बनते हैं। तो पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इसकी सिखा रहा हूं जर्नल। मेरे से कोई पूछे कि अगर आपको ईयरली डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो आप इसकी जर्नल कैसे करेंगे। अभी मैं बच्चों सेल की बात नहीं करूंगा, उसका जैसे टर्न आएगी 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर मैं उसकी बात करूंगा कि अगर एसेट 4 साल 3 साल 2 साल बाद हम बेच देते हैं तो बची हुई अकाउंटिंग कैसे होती है। एक बार मैं मान रहा हूं बच्चों कि यहां पर बस ईयरली हमें डेप्रीशिएशन लगाना होगा। एक एसेट को 2016 फर्स्ट अप्रैल को हमने एक परचेज की एसेट, मशीनरी मान रहा हूं और बच्चों 5 लाख रुपीस मान रहा हूं। तो हम एंट्री पता क्या करेंगे, 2016 अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम यहाँ बैंक वर्ड यूज करेंगे, हम ये मानेंगे कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, हम कोई भी एंट्री लिखेंगे बच्चों उसकी पहले हमें रीजन पता होगा। मशीनरी रियल अकाउंट है, अगर आपने खरीदी है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एसेट आ रही है तो आप उसको डेबिट करो। तो ये मैंने 5 लाख से मशीन को डेबिट किया। अब मैंने इसके बदले में पेमेंट की है थ्रू बैंक, तो मेरा बैंक गिवर हो गया क्योंकि मेरे खाते में से पैसे जाएंगे। तो बैंक गिवर है तो बैंक को क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां मैंने लिख दिया मशीनरी परचेज्ड। अब बच्चों अगर इसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे कर रखे हो तो उसकी भी सेम एंट्री होती है। आप मान लो आपको यही कह रखा है अप्रैल 1 को इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं 20,000 रुपए, तो मैं लिखूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। और अगर आपकी सेम डेट है तो आप 2 एंट्री भी मत करो, आप सिंगल एक ही एंट्री कर दो 5,20,000 से, क्योंकि हम यही तो सीखते हैं ना कि एसेट के यूज से पहले उस पर जो भी खर्चा होगा वो उसी में ऐड होगा। अब बच्चों ईयरली डेप्रीशिएशन लगाने की बात आई तो 2017 मार्च 31 मैं डेप्रीशिएशन लगा रहा हूं। जब डेप्रीशिएशन लगाते हैं ना बच्चों, डेप्रीशिएशन नॉमिनल अकाउंट है तो नेचर के हिसाब से डेबिट होगा, लेकिन आपकी एसेट के ऊपर चार्ज कर रहे हो तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और अभी हमने पढ़ा रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हम बार बार यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ बच्चों एड लेस होते हैं, घटा जमा। मैं यूं भी कह सकता हूं कि रियल अकाउंट कहता है एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी। तो अगर डेप्रीशिएशन के कारण एसेट कम हो रही है तो हमने एसेट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो ये बच्चों मैंने यूं माना कि उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल और 10 साल बाद स्क्रैप वैल्यू है 20,000, ताकि मेरा एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए। 5-20 में से 20,000 स्क्रैप वैल्यू है तो 5 लाख आ गया डेप्रीशिएबल अमाउंट, और 10 साल यूजफुल लाइफ है तो ईयरली डेप्रीशिएशन कितना हो गया 50,000। ये मैंने यहां लगा दिया। चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, एक ही जर्नल और रहती है और फिर ईयरली बस डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी। अब बच्चों इसके बाद मेरे से कोई पूछे कि इसके अलावा भी कोई एंट्री इस ईयर होगी, मैं कहूंगा हाँ, अगर आप डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डेप्रीशिएशन एक आपका एक्सपेंस है। इस नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस थोड़ा होता है, इसको आप राइट ऑफ करेंगे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कंपनी के केस में बच्चों आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और नॉर्मल बिजनेस के केस में आप लिखेंगे जैसे सोल प्रोप्राइटर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कोई भी हो उसको हमें राइट ऑफ करना होता है। तो हम यहां लिखेंगे डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, कि डेप्रीशिएशन को हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो ये बच्चों 50,000, ये मैंने यहां प्रॉपर फर्स्ट ईयर की एंट्री कर दी। अब मेरे से कोई पूछे 2018, तो मैं कहूंगा 2 ही एंट्री होंगी, डेप्रीशिएशन चार्ज करने की और राइट ऑफ करने की। क्यों, एसेट एक बार खरीद ली बस उसके ऊपर ईयरली क्या लगता रहेगा, डेप्रीशिएशन और राइट ऑफ होता रहेगा। अभी जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो भी यही देखेंगे कि बस यही 2 इफेक्ट होते रहते हैं।
तो एक बार बच्चों साथ में लेजर समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो बच्चों हमने यहां पर एक तो बताया मशीनरी अकाउंट, इसमें आपका कोई भी लेजर बनेगा, आपने याद रखना है बच्चों 3 कॉलम डेबिट में लिखने हैं, 3 क्रेडिट में। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट हो गया। सेम यहां पर बच्चों डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब बच्चों जैसे आपने मेरे को कहा मशीन खरीदी 2016 अप्रैल 1 को, तो मैंने कहा आपने एंट्री बोली है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। अगर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस साथ में ऐड लिखना चाहते हैं तो साथ में भी लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन चार्जेस। आप मैं कह रहा हूं कि 5,20,000 इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो वो भी बच्चों ठीक है, क्योंकि हम जनरली कंपाउंड एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो तो हम यहाँ शो करने के लिए दिखाते हैं कि 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। अब आपने उसके बाद में से कहा कि इसके ऊपर ईयर एंड में लगा डेप्रीशिएशन, तो जब इसके ऊपर ईयर एंड में डेप्रीशिएशन लगेगा 2017 मार्च 31 को, तो आपकी एंट्री बनी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डेप्रीशिएशन। बच्चों हमने अभी अपनी तरफ से कंप्यूट किया था 50,000, साथ के साथ डेप्रीशिएशन अकाउंट ओपन कर देते हैं। डेप्रीशिएशन अकाउंट क्वेश्चन में पूछेगा तो ही बनाना है, शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में पूछ रखा है उसने, बाद में नहीं पूछ रखा बच्चों, तो पूछेगा तो ही बनाना है। छोटा सा और बिल्कुल आसान सा होता है, ज्यादातर ना वो सिर्फ एसेट का अकाउंट हमसे बनवाता है, इसलिए हमें इसको बनाने की नीड नहीं रहती। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कोई भी हो उसका बैलेंस कभी नहीं होता, उसको राइट ऑफ करना होता है। तो अभी जैसे मैंने एंट्री बोली, आपने की बच्चों एंट्री डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो इसके डेबिट में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट 50,000। ये हमने दोनों जगह इफेक्ट कर दिया थर्ड एंट्री का। अब मेरे से कोई पूछे उसके बाद मैं कहूंगा जो रियल अकाउंट है उसकी तो और कोई एंट्री होनी नहीं, तो उसकी बैलेंसिंग करो, उसका बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड करो ताकि अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड हो। रियल और पर्सनल अकाउंट की हमेशा बैलेंसिंग होती है, और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो राइट ऑफ होते हैं। तो हमने यहाँ बैलेंस कर दिया, हमने देखा कि जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज्यादा है और वो हमेशा एसेट का होगा, इसमें से ये घटा दो, तो इसको यहां लिखते हैं बाय बैलेंस CD 4,70,000 520। यहां बच्चों एच डी साथ में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अब ईयरली सिर्फ डेप्रीशिएशन लगना होगा, जब अगर कोई और एसेट परचेज की होगी तो वो बच्चों आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए। और साथ के साथ अगर आप डेप्रीशिएशन की बात करो तो आप कहोगे सर ये तो आप कह रहे हो नॉमिनल अकाउंट है तो राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ कैसे होगा, मैंने अभी माना था कंपनी है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मल बिजनेस होता तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 50,000। और बच्चों जब सिंगल अमाउंट होता है ना तो ऐसे टोटल करने की जरूरत ही नहीं होती, 2 लाइन लगाकर इसका मतलब दोनों साइड का टोटल इक्वल है, यूं करते हैं हम। अब सेकेंड ईयर में फिर डेप्रीशिएशन लगाओगे तो वही 2 एंट्री मैंने बोली है, 2018 मार्च 31 आप लिखेंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी के तो लिख देंगे क्रेडिट में 50,000, और बच्चों डेप्रीशिएशन के लिख देंगे डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 50,000। ठीक हो गई बात बच्चों। अब आपका काम क्या है, ये हो गया 50,000, इसमें से घटा दो, बैलेंसिंग होगी, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्वेश्चन बाद में जाकर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक आसान है तब तक तो वो लगने भी आसान ही चाहिए ना बच्चों, तो वो लग रहे होंगे आपको कि कुछ है क्या, बार बार यही तो लगाना है, लेकिन ये बेसिक चल रहा है अभी। 2018 मार्च 31। ज्यादातर हमें डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नहीं पूछता, एसेट अकाउंट बनाना पूछता है, उसमें अभी काफी कुछ आगे और भी सीखना है।
तो इस तरह से बच्चों आप ईयरली डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे और साथ के साथ ईयर एंड में क्या करते रहेंगे, राइट ऑफ, और एसेट का बैलेंस ऐसे चलता रहेगा और साथ साथ ब्रोड डाउन होता रहेगा। तो अगर वो एसेट बेचेगा नहीं तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि आपको जैसे 3 साल 4 साल जितने का बनाने के लिए कह रहा है, तो बैलेंस शीट को ब्रोड डाउन करके दिखाना होता है कि हमारा कितना नेक्स्ट ईयर के शुरू में बैलेंस था। ये आपका एसेट अकाउंट हो गया बच्चों, और ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, ये आपकी जर्नल हो गई। तो बच्चों अगर आपको ये समझ आ गया है तो एक बार मैं जस्ट पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। वो हमें कहता है क्वेश्चन में, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 जुलाई 2015। बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो 1 जुलाई 2015 को उन्होंने मशीन खरीदी है। उन्होंने हमें बताया है एट ए कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मशीन 1 जुलाई 2015 को परचेज किया। बच्चों डेट रेलेवेंट है, बात पहले सिंपली ये समझनी है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है। तो मैं कहूंगा 14 लाख प्लस 1 लाख कितने की हो गई, 15 लाख। इसने ना इस बार रेट दे रखा है, बाद में कई बार हमें रेट नहीं देगा और इवन हमसे रेट कंप्यूट करवाएगा। रेट हमें दे रखा है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। तो ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है तो फिर तो आसान है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन यहां पर आप ये देखो कि बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बच्चों, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जो फर्स्ट टाइम केस है उसमें 6 महीने बनते हैं, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा और उसके बाद लगेगा ईयरली। और आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, शो द मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015 2016। आपके स्टडी के ही क्वेश्चन है बच्चों, शुरू वाले कुछ वो इसलिए देते हैं कि बच्चे का पहले बेसिक रिमेंबर कराया जाए कि उसने 11th में कैसे पढ़ा। तो हम समझ गए कि 15 लाख रुपए की एसेट है, पहली बार जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 6 मंथ्स का लगना है और 2016 में ईयर का। आपको 2 साल का ही मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो एक बार हम बना रहे हैं। ये तो हो गई आपकी एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट क्रेडिट लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साथ के साथ डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देता हूं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अब बच्चों सबसे पहले आपने मशीन खरीदी 14 लाख की 2015 जुलाई 1। मैं चाहूंगा कि आप दोनों तरह से सीखें। एक तो ये 2 बार अलग लिखे, टू बैंक अकाउंट 14 लाख, फिर आपने 1 लाख इंस्टॉलेशन पे किए, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। दूसरा वे है कि आप 15 लाख सीधा लिखेंगे ऐड करके, वो हमारी मर्जी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि बनेगी तो 15 लाख की कही जाएगी इंस्टॉलेशन। अब बच्चों मुझे कोई कहे कि डेप्रिसिएशन बताओ, तो मैं कहूंगा देखो दिसंबर 31 तक हमारे बनते हैं 6 मंथ्स। तो अगर डेप्रिसिएशन लगाना है 15 लाख के ऊपर 10% से, बच्चों हमने कैलकुलेटर से ही करना है क्योंकि वो हमें अलाउड है। तो मैंने किया 15 लाख का 10% बच्चों 150 और 6/12, तो आधा हो गया सीधा 75,000। आप रेट हाफ नहीं कर सकते, जितने पीरियड का होगा इनटू उतने मंथ्स डिवाइड में 12 मंथ्स, जब कभी भी बीच में सिचुएशन हो। उसके बाद तो फिर ईयरली लगना है। अब आप घटा दो इसको बाय बैलेंस सीडी, 15 लाख में से 75,000 गए, 14,25,000। ये बच्चों मैंने लिख दिया। इसके बाद बच्चों ब्रॉड डाउन 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 14,25,000। साथ के साथ आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। आप यहां लिखो 2015 दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट 75,000। इसको राइट ऑफ करना होता है बच्चों। मान लो आपने नीचे टोटल लिख दिया ऐसे 2 लाइन लगाने की बजाय, तो भी गलत नहीं है।
वो तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए होता है कि दोनों साइड सेम टोटल है, तो हमें फिर टाइम सेव कर लेना है 75,000। समझ आई बात? अब हम इसे आगे बढ़े। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन आप कहोगे सर ओरिजिनल कॉस्ट से है तो लगना तो वो 150 के ऊपर ही है, 10% से 1,50,000, क्योंकि 15 लाख के ऊपर 10% से लगना है। तो हमने लगाया बच्चों 1,50,000। ऊपर वाले में भी यहाँ पर भी आप निकाल कर दिखा भी सकते हैं, बाकी कैलकुलेटर अलाउड होता है तो वो मानकर चलते हैं कि बच्चे ने अपने लेवल पर उससे कंप्यूट कर दिया होगा। अब आप इसको इसमें से घटा दो, बाय बैलेंस सी डी 12,75,000। हमें बच्चों 2 ईयर्स का बनाना था तो हमने ये बना दिया। ब्रोट डाउन करके इस अकाउंट को तो ओवर कर देंगे। 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस पीडी 12,75,000। अब आप आओ 2016 का डेप्रीशिएशन दिसंबर 31, तो हम यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 150, साथ के साथ क्या लगा देंगे डेप्रीशिएशन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000। बस ये हो गया बच्चों, ऐसे बनना है। एक बार आराम से देखो क्वेश्चन में, इसकी कोई बैलेंसिंग नहीं होती। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, जी लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 1,05,000, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इरेक्शन ऑन 1st 4/2014, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 years, आफ्टर विच इट्स ब्रेकअप वैल्यू विल बी 10,000 ओनली। अब ये कहता है शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। बच्चों जब तक रेट पूछे ना हमें कैलकुलेट नहीं करना, मतलब अब हम दूसरे मेथड से आ गए, अब हमें रेट नहीं दे रखा, हमारे को उसने ओरिजिनल कॉस्ट बता दी है एसेट की, हमारे को उसने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता दी, हमारे को उसने ब्रेकअप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बता दी। तो मेरे से कोई पूछे कि कैसे करोगे आप मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन, मैं कहूंगा सिंपल वे, सबसे पहले मैं आऊंगा डेप्रीशिएबल अमाउंट पे। तो मैंने यहां किया बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने रुपीस की ओरिजिनल कॉस्ट है इस मशीन की, 1,10,000, क्योंकि जो भी साथ में एक्सपेंस लगते हैं ना यूज से पहले वो ऐड कर देते हैं। 1,05,000 की परचेज की है, 5,000 इरेक्शन चार्जेस है। अब दूसरे नंबर पे यूजफुल लाइफ कितनी है इनके अकॉर्डिंग एस्टिमेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years। और बच्चों एस्टिमेटेड ब्रेकअप वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, जो नाम दिया है हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता है उसी के नाम है 10,000। अब बच्चों आपका काम है ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना, तो हमने कहा एनुअल डेप्रीशिएशन, पहले इवन हम पहले बच्चों डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालते हैं, आप सीधा एनुअल डेप्रीशिएशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों लिखता हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है कि वो थ्योरी में डेप्रीशिएबल अमाउंट का मीनिंग पूछ लेते हैं और बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता क्योंकि उसने ज्यादा सुना नहीं होता। यहाँ अभी मैं एक बार कहकर छोड़ दूंगा तो भूल जाओगे। एस्टिमेटेड ब्रेकअप वैल्यू जब हम बार बार निकालेंगे तो दिमाग से जाएगा ही नहीं। 1,10,000 में से बच्चों 10,000 लेस कर दिया तो 1,00,000 रुपए डेप्रीशिएबल अमाउंट है। टोटल डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ 10 years। अब आप मेरे से कहते हो एनुअल डेप्रीशिएशन, तो मैं कहूंगा डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड में यूजफुल लाइफ, इन ईयर्स ही चाहिए होती है, वही दे रखी है, ये 1,00,000 ये 10 years, तो ईयर का कितना एनुअल डेप्रीशिएशन हो गया बच्चों 10,000। अब हमारा काम क्या है, उसने अकाउंट बनाने के लिए कहा है, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रीशिएशन अकाउंट। अप्रैल 1 हमने बच्चों एसेट परचेज की, हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट, कितने की है बच्चों 1,10,000।
ठीक हो गया। अब इसके ऊपर आपका ईयरली डेप्रिसिएशन आप कहोगे 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 अभी हमने निकाला था, बैलेंस बच गया बच्चों। 110 में से 10 लेस कर दो, हमने कर दिया 1 लाख। ईयरली आपका काम सिर्फ इतना ही होगा, नोट डाउन करो, डेप्रिसिएशन लगाओ जब तक कोई और परचेज सेल नहीं होती उसकी, क्योंकि मेरे को ना बच्चों वर्किंग सिखानी है, इसलिए मैं उस टॉपिक में जल्दी नहीं कर रहा। 1 लाख यहाँ पे 2016 मार्च 31 आपका काम सिर्फ पता है किस वे में चल रहा है बच्चे, ये 10,000, इस 1 लाख में से 10,000 लेस कर दो, आपका बच्चे बैलेंस आ गया 90,000। यहां हमने किया बच्चों 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 90,000, 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस 3 साल का बनाने के लिए कहा था, ब्रोड डाउन करके बंद कर देंगे। अब आ जाओ बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट। मार्च 31 टू मशीन अकाउंट, आपने मशीन पे लगाया डेप्रिसिएशन 10,000, साथ के साथ राइट ऑफ कर देना, क्योंकि ये कंपनी है तो राइट ऑफ कहां से होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। सोल प्रोप्राइटर होता तो बाय पीएनएल, पार्टनरशिप फॉर्म होती बाय पीएनएल, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में यही यूज होने वाला है। उधर हमेशा जब एसेट में यूज करोगे तो बैंक के लिखना है, उसमें कैश यूज ही नहीं होता। अब नेक्स्ट ईयर 2016 मार्च 31 अगर लाइन आगे पीछे हो जाए तो ऐसे लिख देना। कुल मिलाकर जितना डेप्रिसिएशन साथ के साथ बच्चे आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, साथ के साथ करते रहना है राइट ऑफ। हमने लगाया यहाँ पर, बस 3 साल का कहा था। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कहता है रियल लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर 3 लाख ऑन 1 जनवरी 2015। उसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन 12% पर एनम लगाना है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, आपको 4 साल का बच्चों फर्नीचर अकाउंट बनाना है। ये बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। बच्चों आप सिंपली समझो, आप मुझे कहते हो अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, और ये एसेट कब खरीदी है, जनवरी 1 को, तो मैं कहूंगा पहले साल तो 3 महीने यूज हुई, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद ईयरली लगता रहेगा डेप्रिसिएशन। 12% पर एनम है तो हम जो ओरिजिनल कॉस्ट है इंटू 12/100 इंटू 3/12 करेंगे पहले केस में, और उसके बाद ईयरली पूरे ईयर का लगेगा। तो एक बार बच्चों आपसे सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना कहा है तो फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं। सबसे पहले 3 लाख रुपीस का फर्नीचर परचेज किया है 1 जनवरी 15 को, तो हमने लिख दिया 2015 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट। बच्चों अगर मुझे कोई कहे ना 3 लाख का 12% कितना होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को जल्दी से कर दूंगा, आपको मतलब लगेगा कि सर ने पूरी सही स्पीड पे कर दिया, तो जैसे करने का तरीका है ना उसमें हमें बार बार अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो पता है बच्चा सीधी कैलकुलेशन करेगा। 3 लाख का 12% होता है बच्चों 36,000, और अगर मेरे से कोई पूछे 3 मंथ्स का, मैं कहूंगा 3/12 1/4 कर दो 9,000। बच्चों वैल्यू रह गई कितनी, 291। इसके जस्ट आगे हम आ गए 2015 अप्रैल 1
फिर हमने लिखा टू बैलेंस BD। बच्चों ये 291, फिर 2016 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो ये हमारा है 36,000। इसमें बैलेंस कर दो, 36 इसमें से गए, 2,55,000। 4 इयर्स का बनाना है, इसी अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने लिखा टू बैलेंस BD 255, फिर यहाँ पर 2017 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये जो हमारा डेप्रीशिएशन है अगेन 36,000, इसमें से घटा दिया, 36 गए हमारे, तो बच्चों आ गया 2,19,000। मतलब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर ऐसे ड्यूरिंग द ईयर बेची नहीं है तो उसके मतलब अगर आपने सेल नहीं की किसी भी बीच में वो पीरियड में, तो जस्ट पहली बार जब एसेट खरीदी थी, क्योंकि आपने बीच की डेट को खरीदी है तो उसमें तो कुछ कम पीरियड का हो गया, उसके बाद तो डेप्रीशिएशन ईयरली लगना है। तो यहां आपने लिख दिया टू बैलेंस BD 2,19,000, अगेन डेप्रीशिएशन March 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो ये बच्चों हमारा आ गया 36, इसमें से 36 घटा दो, बैलेंस आ गया 1,83,000, 2,19,000। बस इसको कर देंगे ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस BD 1,83,000, ये आ गया। ऑन 1/4/2013 जी लिमिटेड ने ना प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, कितने की 190, इंस्टॉलेशन पे चार्जेस 25। तो बच्चे अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2,15,000, लाइफ 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स आफ्टर स्क्रैप वैल्यू 15,000। अगर बच्चे कभी भी आपको क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन लगाना हो एनुअल, तो क्या चीज चाहिए? आप कहोगे सर ओरिजिनल कॉस्ट, ये दोनों का सम ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। आप कहोगे यूजफुल लाइफ, ये हो गई उसकी यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के बाद साल्वेज वैल्यू ये रही। तीन चीजें चाहिए थी, मिल गया डेप्रीशिएशन, एनुअल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर कंपनी ने एक और मशीन खरीद ली, इरेक्शन के चार्जेस, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, तो इसका भी क्या निकल आएगा बच्चे? डेप्रीशिएशन। सिमिलरली 1/10/2015, अब पता है क्या हो रहा है बच्चों, ये पहला साल हो गया 13-14, ये दूसरा ईयर हो गया और ये तीसरा ईयर। तो इसने क्या कर रहा है, हर साल एक मशीन परचेज कर रहा है। ये दोनों तो 1 अप्रैल को परचेज किए और ये 1 अक्टूबर को। मैं बोल रहा हूं कि मैं वर्किंग नहीं करूंगा इसमें, सिर्फ डेप्रीशिएशन निकालने की वर्किंग होगी। वर्किंग कल सिखाऊंगा जब एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल भी हो जाती है, कि बीच में एक एसेट नहीं खरीद रहे हैं, एक पुराने बेच रहे हैं, तो उसकी वर्किंग कैसे होती है, वो सब कल की क्लास में। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी बनाना है बच्चों 4 इयर्स के लिए, और डेप्रीशिएशन कैसे प्रोवाइड करना है? ओरिजिनल कॉस्ट से। एक बार करते हैं कैसे लगेगा। तो आप कहोगे पहले वाली 1/4/2013, मैंने कहा दूसरे वाली आपने कहा 1/4/2014 को, और तीसरे वाली 1 अक्टूबर 2015। ठीक है बच्चों, ये ना हमारा ईयर 13-14 पड़ रहा है, ये 1450 और ये 1560 जिसमें परचेज। अमाउंट लिख दो, परचेज जितने में किया अमाउंट। पहले वाली 190 + 25 2,15,000, दूसरे वाली 110 + 15,000 125, और तीसरे वाली 60,000 रुपीज की परचेज की है। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, वो अलग चीज है बच्चे। अब मेरे से कोई पूछे कि एनुअल डेप्रीशिएशन, वैसे मुझे बताना चाहिए कि 13-14 का सिर्फ इसी पे लगेगा, 14-15 का इसके और इसके दोनों पे लगेगा। लेकिन मैंने बोला है कि जब सेल है ही नहीं तो इतनी बड़ी तो वर्किंग है ही नहीं जो मैं बताऊं, तो आप लोगों के लिए सिंपल सा होना चाहिए एनुअल डेप्रीशिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट 250, इसकी बच्चे जो स्क्रैप वैल्यू है वो दे रखी है 15,000, लाइफ
10 ईयर्स, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो, 20,000 आ गया डेप्रिसिएशन। अब आ जाओ सेकंड वाली पर, बच्चे कितने की है, 1,25,000, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 12,500। लाइफ, उसकी लाइफ है बच्चों 15 ईयर, 7,500। तीसरे नंबर पे एसेट है बच्चों 60,000, स्क्रैप 10,000, लाइफ, इसकी लाइफ दे रखी है 20 ईयर्स, 2,500 रुपए। बस अब करते जाएंगे, समझ आ जाएगा। तो अब बच्चों मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ। हमारे को ना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4 ईयर्स का बनाने के लिखा है, तो देखो कैसे बना। देखो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहली जो एसेट वो कितने की परचेज किया, 215 की, 1/4/13 को, तो मैंने लिख दिया 2013 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। अब पहले साल आप देखो कोई और नहीं खरीदी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बच्चों पूरा ईयर हो जाएगा, और एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 है, 215 पे लगा दो, इसमें से घटा देंगे, तो 215 में से 20 गए तो 195। ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया। अब आ गए बच्चों हम सेकेंड ईयर, 1,95,000। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये फर्स्ट फॉर 2014 एक 25 की एक और परचेज कर। अब अगेन सेकेंड ईयर में और कोई नहीं खरीदी, वो थर्ड ईयर में परचेज किया, तो 14-15 में लगाओ है, तो हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक से ज्यादा एसेट होते हैं ना नीचे, आप लोग ऐसे लिखते हैं 1 2, ताकि वो अलग से पता लगे। अब पहले वाली एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आप कहोगे फर्स्ट पे 20,000, सेकेंड वाली एसेट पे डेप्रिसिएशन ये आपने अभी ऊपर कंप्यूट किया था बच्चों, क्योंकि पूरा साल यूज हुई है 1 अप्रैल से, 7,500। बैलेंस पे आ जाओ, इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो। बच्चों मैंने सिर्फ पता क्या किया है, 195 में से 20 लेस किए और 125 में से 7,500। एनुअल डेप्रिसिएशन ऊपर हमने कंप्यूट कर रखा, तो ये आपका हो गया 3,20,000। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीट। जैसे मैं वर्किंग करवाऊंगा ना, जैसे ऊपर किया, वो तो खैर कोई सेल थी नहीं, आप वैसे करेंगे ना अलग अलग मशीन का और सिस्टम से, तो वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मेरा +2 वाला ही सही है, जैसे मैंने आपको BRS में कहा था, तो फिर आप वैसे कर लेना। कभी देखो बच्चे एक और परचेज कर ली है, कब, 1 अक्टूबर को, तो यहाँ आप लिख लो टू बैंक अकाउंट। इस बार 1 अक्टूबर को परचेज किया, अक्टूबर 1 से 31 मार्च तक बच्चों 6 महीने होते हैं। कितने की परचेज किया, वहां अमाउंट लिखा है 60,000। अब आप डेप्रीशिएशन लगाओ ये 31 मार्च को बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्योंकि इस रेड लाइन से है, एनुअल डेप्रीशिएशन निकाल रखे हैं, तो पहले पे 20,000, दूसरे पे 7,500, तीसरे पे बच्चों डेप्रीशिएशन होता तो है 2500, ये रहा, लेकिन आपको इसका 6 महीने का लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर से आप 31 मार्च तक गिनेंगे, तो फर्स्ट ईयर में तो 6 महीने ही बन रहे हैं, तो 2500 का आधा 1250, 28,750। अब बैलेंस पे आ, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं 155, इसमें से इसको घटाऊं 110, इसमें से इसको घटाऊं 58,750, ये एक बार आप ब्रोड डाउन करो। अब बस लास्ट ईयर है, 4 साल का बनाना था बच्चों, 3 इयर्स तो हो गए, 4 ईयर का बना रहा हूं बस।
उसके साथ ही हमारा बैलेंस आ जाएगा जो हमें ब्रोड डाउन करके लिखना। यहां मैंने लिखा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बच्चों यहां पर पहले पे डेप्रीशिएशन 20, दूसरे पे 7,500, तीसरे पे 2,500, ये 30,000 लग गया। अब बैलेंस पे आ जाओ, बाय बैलेंस CD, इसमें से ये घटाया 135, इसमें से इसको घटाया 1,02,500, इसमें से इसको लेस किया 56,250। बस आप इसमें से इसको घटा दो, ये 2,93,750 4 साल का एसेट अकाउंट हो गया। तो 3,23,750, 3,23,750। आप इसको ब्रोड डाउन कर दो, बस बैलेंस टोटल इकट्ठा लिख कर चलना होता है, उसका आगे फर्दर डिटेल ऐसे नहीं लिखनी होती, 1 कितनी 2 कितनी। तो अब आप देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 जो भी होगा, क्योंकि अभी ये बेच ही नहीं रहा, वो बेचने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी कितना टाइम है और कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बच्चों, वेबको लिमिटेड परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 1,36,000 on 1st/4/2014. It is estimated that its working life is 10 years, at the end of which it has a scrap value 16,000। तो वो बच्चों रेट नहीं बता रहा, लेकिन आप डेप्रीशिएशन आसानी से कंप्यूट कर सकते हो क्योंकि उसने ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ तीनों बता दिए। एडिशन आर मेड, अगले साल आपने एडिशन किया 1st/4/2015 को टू द वैल्यू ऑफ 80,000, स्क्रैप वैल्यू 8,000, और मोर एडिशन आर मेड ऑन 1st/October/2016 टू द वैल्यू 19,600, ब्रेकअप वैल्यू 1600। और इन दोनों की जो बाद वाली खरीदी है इनकी यूजफुल लाइफ कितनी है 20 ईयर्स, क्योंकि यूजफुल लाइफ तो चाहिए अगर रेट नहीं बता रहे तो। अब आपसे कहता है शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years if depreciation is charged on original cost method, accounts are closed on 31st March every year। बच्चों जब सेल आएगा ना, एसेट को बेचा होगा, तो मैं ना आपसे पहले रफ वर्किंग कराऊंगा। उस रफ वर्किंग में 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बुक में से कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे तो बाद में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पे भी जाना है, इसलिए हम शुरू से ही आसान टॉपिक समझ कर चलेंगे। तो बच्चों अगर मेरे से कोई पूछे कि कैसे वर्किंग होती है, तो समझना वर्किंग का सिस्टम आप हर एक क्वेश्चन में सेम करेंगे और मैं बार बार समझाऊंगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसने ना 3 मशीन की बात की है जो ईयर के दौरान खरीदी है, 1, 2, 3। मैं इनकी डेट ऑफ परचेज लिख रहा हूं। डेट ऑफ परचेज बच्चों हमें इन्होंने दे रखी है, पहले की 1/4/2014, दूसरे की 1/4/2015 और लास्ट वाले की 1/10/2016। अब बच्चों इसका ध्यान रखेंगे हम पूरी तरह से। क्या आप सबसे पहले देखो हमारा जो ईयर एंड हो रहा है, पहला एंड होगा बच्चों 31 मार्च 2015, क्योंकि ईयर 31 मार्च को एंड होता है। तो अगर 1/4/2014 से उसने स्टार्ट किया है, और आप यहां वैल्यू भी लिख दो कि कौन सी एसेट कितने की है, ताकि हमें क्वेश्चन में फिर कुछ देखना ही ना पड़े। 1,36,000 ये ओरिजिनल कॉस्ट है, बाकी चीजें मैं नीचे बाद में लिख लूंगा। दूसरे वाली जो एसेट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों 80,000, और तीसरे वाले की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 19,600। इसके अलावा हमें यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दोनों दे रखे हैं। अब बच्चों यहाँ 31 मार्च 2015 फर्स्ट ईयर का एंड, तब ये तो थी नहीं, ये तो थी नहीं, सिर्फ एक ही थी। इस पे लगा देंगे डेप्रीशिएशन ईयर का, पूरे साल का लगना है। अब आ गया 31 मार्च 2016, तो मैं कहूंगा इस पे लगेगा डेप्रीशिएशन। ये भी तब तक परचेस है 1/4/15 को, तो इस पे भी क्या लगेगा डेप्रीशिएशन, लेकिन तब तक ये नहीं खरीद रखी। अब आ जाओ इससे नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2017, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा 6 महीने का, क्योंकि आपने इस बार खरीदी होगी 1 अक्टूबर को। तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं, आप कहोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। और उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट ईयर, 4 साल का बनाने के लिए कहा है,
31 मार्च 2018 मैं कहूंगा इन चारों पे लगेगा बस डेप्रिसिएशन। सेल कुछ कर नहीं रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रफ टेबल के थ्रू पता है पहले साल सिर्फ फर्स्ट पे लगेगा, क्योंकि वही एक मशीन होगी। सेकेंड ईयर में हमारे पास 2 हो जाएंगी और थर्ड ईयर में जाकर कहीं थर्ड ऐड होगी, तो हम बीच में यूज करते रहेंगे। एक बार बच्चों हमने यहाँ ना पहले, आपकी मर्जी है एनुअल डेप्रिसिएशन पहले निकाल कर रखना है तो पहले ही निकाल कर रख लो। एनुअल रेट दे रखा हो ना, फिर ऐसा नहीं करना पड़ता। इसमें तो पता है एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1। आप देखो बच्चों मशीन 1 कितने की है हमारी, मैं कहूंगा 1,36,000। उसकी स्क्रैप वैल्यू 16,000 बता रखी है, आ गया डेप्रिशिएबल अमाउंट, और लाइफ है 10 ईयर्स। तो ईयर का डेप्रिसिएशन मैं कहूंगा 1/20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 12,000। अब आ जाओ आप मशीन सेकंड पे, एक बार आप देखो बच्चों मशीन सेकंड कितने की है 80,000, स्क्रैप वैल्यू 8,000, और उसकी यूजफुल लाइफ बच्चों 20 ईयर्स। नीचे बता रखा है कि जो बाद वाली दोनों मशीनें हैं ना उनकी यूजफुल लाइफ हमारी कितनी है, तो ये हमने लगा दिया, तो ये आपका 3600। अब आ जाओ मशीन थर्ड पे, मशीन थर्ड कितने की है 19,600, 1600 डिवाइड में 20 ईयर्स। अगर मान लो जैसे 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना हो तो जो एनुअल है 6/12 कर देंगे, 5 महीने का निकालना हो तो एनुअल है 5/12 कर देंगे। ये एक बार हमारे को काम दे देंगे, रेट नहीं है। तो बच्चों मैंने इसको कंप्यूट किया, ये 900। अब बस हमारा काम है सिंपली एसेट अकाउंट बनाना। तो इन्होंने आपसे कहा है कि आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो बच्चों बनाया। तो हमने बच्चों शुरू किया 2014 अप्रैल 1। हमारे को पता है बच्चों फर्स्ट ईयर में सिंगल यही है, हमने ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लिया है। देखो आपके पास सिंगल यही है पहले साल, ये लगा रखा, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे लगा देंगे, और एनुअल लगना कितना है 12,000। फर्स्ट अप्रैल से ही है तो आप लगा दोगे 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद बैलेंस 1,36,000 में से 12,000 लेस कर देंगे, 1,24,000, ये 136 हो गया। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,24,000। अब बच्चों वो कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को एक और परचेज कर लिया 80,000 की, तो हमने लिख दिया। जब आप परचेज करेंगे यही तो लिखना है, सेम डेट है, टू बैंक अकाउंट 80,000। अब आपका काम पता है क्या है बच्चों, डेप्रीशिएशन लगाना है सेकंड ईयर का, ये दे रखा 31 मार्च 16 का, दोनों पे ईयर का। पहले पे 12,000 है, दूसरे पे 3600 है, तो हमने लगाया। वर्किंग करने का ये फायदा है कि फिर मुझे क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता, चाहे बाद में सेल भी होगी, सिर्फ इसी वर्किंग से काम चल जाता है। ये बच्चों 12,000, ये 3600, 15,600। अब आपका काम है बैलेंस करना। फर्स्ट वाले में से फर्स्ट का डेप्रिसिएशन घटा देंगे, सेकंड वाली में से सेकंड का। ये 1,12,000 और 80,000 में से 3600 गए, 76,400, टोटल 1,88,400। बस बच्चों टोटल करो, तो ये 2,04,000 सेकेंड ईयर भी हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड ईयर पे, टू बैलेंस बीडी। तो बच्चों हमने लिखा फर्स्ट सेकंड, ये बच्चों 1,12,000, ये 76,400, टोटल 1,88,400। अब इसके बाद हमारे को उसने कहा है कि एक और परचेज कर लिया, लेकिन वो 1 अक्टूबर को परचेज किया बच्चों, तो हम अक्टूबर 1 लिख देंगे 19,600, ये मैंने लिख दिया अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। अब बच्चों आपने पता क्या ध्यान रखना है, इसका पता है मेरे को ईयरली डेप्रिसिएशन 12 है, दूसरे का 3600, लेकिन इसका ईयरली तो 900 है, लेकिन पहले साल कितने मंथ्स का लगना है 6 महीने का। तो आप 6/12 का मतलब समझो हाफ, सीधा आधा,
900 का आधा कितना हो जाएगा? 450। तो हम यहां लिख देते हैं बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो तो अब ईयरली बस इसी पे लगना है। 12,000 पहले पे है, 3600 क्योंकि यहाँ 6 महीने का है तो बनता तो 900 है, 450 तो 16,050। अब बच्चों आपका काम है बैलेंस करना। फर्स्ट 112 में से 12 गए 1 लाख, 76,400 में से 3600 गए 72,800 और 19,600 में से 450 गए 19,150। बस बच्चों अब आपका काम है इसका टोटल करना। 1,91,950 और टोटल करके लिखो यहां। ये है 2,08,000। और बच्चों फोर्थ ईयर में तो बस सब पे क्या लगना है? पूरा डेप्रीशिएशन। तो हमने यहां लिखा 2018 अप्रैल 1। अब कोई और तो परचेज की नहीं है बच्चों, बस हमारा काम सिंपल है बिल्कुल। 1,72,800, 19,150, टोटल आपका 191,950। 17 आएगा क्योंकि मार्च है ना, अप्रैल। 2018 मार्च 31 आप यहां लगाएंगे डेप्रीशिएशन। फर्स्ट पे ईयर का कितना है हमने ऊपर ही कंप्यूट कर रखा है 12,000, दूसरे पे 3600, तीसरे पे 900, बस ये 16,500 बैलेंस कर दो बच्चों। तो मैंने कहा फर्स्ट का बैलेंस 88,000, सेकंड का बैलेंस 69,200 और तीसरे का 19,150 में से ये गए 18,250। बस 0,5,224 8 9 17 ये बच्चों। और ब्रोड डाउन तो सिर्फ इतना ही अमाउंट करना होता है। हम बिल्कुल स्टडी के हिसाब से चलते हैं आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। तो वो कहता है कि जब आपको आगे फर्दर करना है यहाँ पर तो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। 2018 क्योंकि सिर्फ ब्रोड डाउन करके ही तो दिखाना है, कुछ आगे हमें फर्दर करना थोड़ा है। तो इसका कितना बैलेंस है? 175,450। बच्चों ये हो गया हमारा। तो बच्चों फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग 5 तक बहुत है, आपने 5 तक कर लेने हैं।